हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग और वांग जी का हल्का फुल्का सा झगड़ा हो गया था। बट विंग ने उसे धमकी दे दिया था कि अगर तुम्हारा ऐसे ही बर्ताव रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा या फिर अपने आप को मार दूंगा, जिससे वांग जी डर चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग से पागलों की तरह प्यार करने लग गया था। उसको कुछ हो जाए वांग जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो विंग से कह देता है कि ठीक है वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बट विंग भी किसी के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ उसका बन के रहेगा। विंग ने भी हामी भर दिया था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो दोनों ही घूसू लैंड प्लान के लिए निकल चुके थे। विंग अभी भी साइड में बैठा हुआ था, बट ये बात वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। विंग शॉक था। वो वांग जी को घूरता है, जिसे देख वांग जी मुस्कुराता है, उसके बालों को साइड करता है और कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ये सुनकर विंग उसे देखता है, बट कुछ ना बोलकर वो चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगता है, जिसे देख वांग जी मुस्कुराता है, उसके नेक को वो स्मेल करने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपने हाथों को विंग की बॉडी में फिराने लगता है, जिससे विंग को अजीब फील हो रहा था। वो वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है, भाभी, मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, हम गैरेज में हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, तुम मेरे हो और मैं कहीं भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग को रफली किस करने लगता है। वहीं विंग पहले तो इसे मना कर रहा था, बट वो अब क्या ही कर सकता है। वांग जी उसे इतना फोर्सफुली किस कर रहा है कि विंग उससे दूर जा ही नहीं पा रहा है। तो वो थक हार कर वांग जी के उस किस को इंजॉय करने लगता है। कुछ ही टाइम में वांग जी उसके पूरे मतलब कि उस गैरेज के पूरे गेट को, पूरे खिड़कियों को लॉक कर देता है। साथ में उसके ऊपर ऊपर या कहूँ तो उसके चारों तरफ साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है, ताकि किसी को विंग की मॉर्निंग सुनाई ना दे सके। और फिर क्या, वांग जी विंग को अपने गोद पे बैठा लेता है। उसने विंग के पूरे कपड़े उतरवा दिए थे, अपने भी कपड़े उतार दिए थे, और धीरे से वो विंग को अपने लिटिल लॉयन के ऊपर बैठा देता है। विंग हल्की सी मॉर्निंग निकालता है क्योंकि रात भर वांग जी ने उसे छोड़ा नहीं, और अभी भी वांग जी उसे छोड़ने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। वांग जी विंग को धीरे धीरे से पूरी बॉडी को टच करा था, और उसने विंग को धीरे धीरे से अपने ऊपर बाउंस करना भी स्टार्ट करवा दिया था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वांग जी को देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बट वांग जी उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों में देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे खींचता है, उसको अपनी आंखों में देखने पे मजबूर करता है और कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग कि तुम इस टाइम पे अपनी आंखें बंद करो। तुम अपनी आंखें खोल के मुझे देखो, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को किस कर रहा था और नीचे से रफली इंटीमेट हो रहा था। विंग बुरी तरीके से थकने लग गया था क्योंकि पूरे रास्ते वांग जी बस उसके साथ इंटीमेट हुए हुए जा रहा था। विंग को वो एक पल के भी आराम करने नहीं दे रहा था। वांग जी बस उसे खाए जा रहा था, कभी इस छोर पे कभी उस छोर पे, कभी उसे अपने ऊपर लेटाकर तो कभी उसके ऊपर लेटकर। वांग जी पूरे पोजीशन को चेंज कर करके विंग के साथ वो सब कर रहा था। विंग थक गया था, वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी कहता है, अभी कहाँ, अभी तो बस शुरुआत है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो वांग जी को धक्का देते हुए कहता है, मेरी टमी में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ भी दो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या सच में? ये बोलकर वो उसके टमी को टच करने लग जाता है। वो कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या ज़्यादा हुआ? ये बोलकर वो थोड़े से पागलों जैसे उसके हाथों को, पैरों को, उसकी पूरी टम्मी को, उसके शरीर को टच करने लग जाता है। कहीं उसे चोट तो नहीं लगी ना? कहीं उसने ज़्यादा तो पागलों जैसी हरकतें नहीं कर दी ना? उसने पागलों की हरकतें करते हुए विंग को चोट तो नहीं पहुंचा दिया ना? यही सोचकर वो विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करता है। विंग उसकी बेचैनी को महसूस कर पा रहा था।
उसके उस डरे हुए फेरोमोन को महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग ने तो बस ये सब वांग जी को रोकने के लिए कहा था। उसे सच में दर्द नहीं हो रहा, बट वांग जी की ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं विंग को दिल ही दिल में सुकून मिल रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में ये सब भी होने वाला है, बट कोई ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कभी उससे इतना प्यार करने वाला इंसान उसे मिलेगा। हाँ, ये इंसान थोड़ा पागल है, थोड़ा पॉसेसिव है, थोड़ा खतरनाक है, बट उससे इतना प्यार करता है, ये विंग के लिए काफ़ी है। विंग मुस्कुराते हुए वांग जी को देख रहा था, जो उसके लिए इतना घबराया हुआ था। वांग जी विंग के फेस को देखता है। वो कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जिसे देखकर वांग जी अपनी आंखों को नैरो करता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे थे ना? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं तो, मैं सच बोल रहा था। ये सुनकर वांग जी उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है, अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे सिर्फ रुकने के लिए। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ये सुन विंग शॉक हो गया था। विंग उसे रोकते हुए कहता है, हे, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं सच में, मुझे दर्द हो रहा था, मत करो। ये बोलते हुए वो वांग जी को रोके जा रहा था, बट वांग जी ने उसके अंदर फिर से अपने आप को इंटीमेट करवा दिया, यानी कि अटैच करवा दिया। और उसके बाद वो बहुत ही ब्रूथली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है, बट हाँ, वो साइलेंसिंग स्पेल लगा हुआ था, जिस वजह से कैरेज के बाहर उनके सैनिकों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग दर्द में उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस बार सच में वांग जी की रफनेस से विंग को दर्द हो रहा था, बट वांग जी तो रुकने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है, तुम अभी भी नौटंकी कर रहे हो ना, नाटक कर रहे हो ना मुझे रोकने के लिए, बट अब इस बार मैं नहीं रोकूंगा विंग। ये कहकर वो धीरे धीरे करके, या कहूँ तो बहुत ही रफली, विंग के साथ इंटीमेट होता है। कुछ ही टाइम में विंग बेहोश, क्योंकि वो इस पे सहन ही नहीं कर पाया था। वांग जी जब देखता है या महसूस करता है कि विंग अब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग तो बेहोश हो चुका है। वांग जी अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, वांग जी, ये तुमने क्या किया? तुमने फिर विंग को हर्ट कर दिया ना? ये कहकर वो विंग से अलग होता है। वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और वो उसे अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसे अच्छे से कपड़े पहनवाता है। विंग के बॉडी को टच करता है, मतलब कि उसे सिर्फ ये देखने के लिए कि विंग ठीक तो है ना। वांग जी भले ही एक सेनापति है, बट उनके राज्य में सभी कुछ सिखाया जाता है, वैद्य की कला भी, इंसानों को देखने की कला भी, यानी कि कुछ हुआ तो नहीं, उनकी सांसें चल तो रही है, उनको कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं, ये सब देखने की कला भी उन लोगों को सिखा दी जाती है। तो वांग जी बस वही चेक कर रहा था, विंग के नब्ज को चेक कर रहा था कि विंग ठीक तो है ना। और जब वांग जी को ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि विंग ठीक है, तब जाके वो राहत की ब्रीथ लेता है और वो विंग को अपने गोद पे ही लेटा लेता है। विंग वांग जी के बाहों में आते ही और भी ज़्यादा सिमट कर वांग जी के बाहों में सो जाता है, क्योंकि वहाँ सोने का तो अच्छा इंतज़ाम था नहीं। हाँ, एक था, बट कैरेज है यार, घोड़ा गाड़ी चल रहा है, तो घोड़ा चलेगा तो कैरेज हिलेगा, और हिलने की वजह से विंग अच्छे से सो नहीं पा रहा था। इसी वजह से जब वांग जी ने उसे उठाया तो वो कंफर्टेबली विंग वांग जी के बाहों में लेट जाता है और वो उसको हक करके सो जाता है। वहीं वांग जी मुस्कुराता है। विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा पागल है। एक ही दिन में विंग ने उसके ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया उसे पता नहीं, बट वो विंग के लिए अब बहुत पागल हो चुका है। यही सोचकर वो विंग के होठों पे फिर से किस करता है, और फिर वो विंग को लेकर वैसे ही बैठा रहता है जब तक जब तक कि विंग को फिर से होश नहीं आ जाता। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लगने लग गई थी। सुबह से जब से वो लोग निकले थे, तब से विंग ने कुछ खाया ही नहीं था, और अभी तो करीबन शाम के 7 बजने वाले हैं। अभी विंग बहुत ज़्यादा भूखा है, क्योंकि सुबह के 10 बजे वो लोग निकले थे और अभी शाम के 7 बज चुके हैं।
दोपहर में विंग ने कुछ भी नहीं खाया तो विंग को भूख लगने लग गई। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है। वो देखता है कि वो तो किसी रूम में है। क्या वो लैंड पहुंच गए? ये सोचकर विंग इधर उधर देखता है। उसके सामने वांग जी बैठा हुआ था जो मेडिटेशन कर रहा था। वांग जी को जब फील होता है कि विंग उठ गया है तो वांग जी भी अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है। विंग कहता है कि हम पहुंच गए। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, अभी हम जिन क्लैन के एक इन में रुके हुए हैं, वहां से हम कल सुबह ही निकलेंगे। ये सुनकर विंग कहता है ओ। फिर वो अपने पेट पे हाथ रखता है क्योंकि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वांग जी खड़ा होता है। विंग उसी को देखे जा रहा था। फिर वांग जी वहां से उठकर जाने लगता है। विंग उसी को घूरते हुए कहता है क्या यार, ये इतना प्यार करता है बट इसे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे भूख लगी है, खड़ूस कहीं का। ये बोलकर वो मुंह बनाता है। वहीं वांग जी बाहर जाता है। बाहर से एक ट्रे में वो खाना लेके आता है। वहीं विंग वांग जी को कर्स कर रहा था कि यार इतना टाइम हो गया, भूख लगी है इंसान को, तो ये समझ भी नहीं सकता क्या? मेरे लिए खाना तो लेके आ ही सकता था, बट नहीं, इसे तो मेरी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है और कहता है मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था कि तभी गेट खुलने की आवाज आती है। विंग फील्ड से अच्छे से बैठ जाता है। विंग गेट की तरफ हल्का सा तिरछी आंख करके देखता है। जैसे ही वो देखता है कि वांग जी खाना लेके आया है तो विंग के होठों में एक मुस्कुराहट आ गई थी। वांग जी उसके लिए खाना लेके आता है, उसके सामने रखता है। विंग उसे घूरता है। वांग जी कहता है मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना ले आया है। ये सुनकर विंग उसे बिना कुछ रिप्लाई दिए उस खाने का ट्रे लेता है और उस खाने को खाने लगता है। बट पहला निवाला लेते ही उसका मुंह बन गया था। वो उस खाने के प्लेट को साइड में रख देता है और वो उठने लगता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है क्या हुआ? ये सुनकर विंग उसे तिरछी आंख करके देखता है और कहता है प्यार करते हो तो इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता ना, तो तुम्हारा प्यार खोखला है। क्योंकि जांग क्लैन के बच्चे बच्चे को पता है कि विवुशान का क्या मनपसंद चीज है, क्या उसे खाने में पसंद है और क्या नापसंद है। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम तो रहने ही दो और आइंदा ये बोलना नहीं कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। ये बोलकर विंग वहां से वॉशरूम के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी, उसकी आंखें नैरो हो गई थी। विंग के कहने का मतलब क्या है? वांग जी है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार विंग से करता है। वांग जी के जैसा पागलों वाली प्यार विंग को कोई नहीं कर सकता और विंग आज उसके प्यार को चैलेंज कर रहा है, वो भी इस खाने के लिए। वांग जी उस खाने को देखता है, क्या कमी है इस खाने में, विंग को क्या पसंद है। वांग जी ये सोच में पड़ गया था, बट फिर उसे अचानक ही याद आता है विंग जब तक वो जांग क्लैन में था तब तक उसने देखा था कि विंग को सिर्फ स्पाइसेस पसंद है। शिट, वो इतना बड़ा कैसे मूर्ख हो सकता है कि उसने इस बात को इग्नोर किया। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और फिर वो बाहर जाता है और सीधा स्पाइसेस लेकर वो वापस आता है। विंग तब तक अंदर आ चुका था। वो गुस्से में बैठा हुआ था और वो उस खाने की तरफ घूरे जा रहा था। अभी तक चेंज नहीं किया, ये बोलते हुए। बट उसके बोलने से पहले ही वांग जी वहां पर आ गया। वांग जी को देखते ही विंग फिर से मुंह बनाता है, जिसे देखकर वांग जी उसके पास आता है। उसके खाने में वो स्पाइसेस डालता है और कहता है अब तो ठीक है ना। ये सुनकर विंग तिरछी आंखों से उसके हाथों में वो स्पाइसेस देखता है और फिर उस खाने को देखता है। खाने को देखते ही विंग के होठों में स्माइल आ गई थी, बट वो वांग जी को दिखाता नहीं। वांग जी को देखते हुए कहता है मेरे बोलने के बाद ये सब पता चला, इसका मतलब ही क्या हुआ? जब मैं ना बोलूं और तुम समझ जाओ तब कहना कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। ये बोलकर वो वांज के हाथों से वो स्पाइसेस का बॉटल ले लेता है और फिर उस खाने में वो पूरा स्पाइसेस डाल देता है, जिसे देख वांग जी शॉक हो गया था। बाप रे, विंग इतना स्पाइसेस कैसे खा सकता है? उसका तो हल्का सा में ही हवा निकल जाएगा। बट कोई ना, आज उसे पता तो चला कि विंग को स्पाइसेस पसंद है और साथ में इतना ज़्यादा। विंग उसे बहुत ही चाव से खाने लगता है।
बट जब वो देखता है कि वांग जी बस उसे ही घूरे जा रहा है तो विंग उसे तिरछी आंख करके देखता है और कहता है, क्या हुआ, अब क्या मेरी खाने पे नजर लगाने वाले हो? ये सुनकर वांग जी अपने आंखों को साइड कर लेता है। वो कहता है, ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने खाने में मस्त रहता है। वहीं वांग जी वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो विंग को देखता है। विंग जो बहुत ही चाव से खाना खा रहा था, उसके होठों में स्माइल देखकर वांग जी को भी अच्छा लगता है कि कम से कम विंग स्माइल तो कर रहा है। खाना खाने के बाद फिर से विंग लेट जाता है। वांग जी विंग को देखता है। वो कहता है, विंग, खाने के आने के बाद सीधा सोते नहीं है। ये सुनकर विंग उसे आईब्रो रेस करके देखता है और कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी सोना है तो सोना है। ये बोलकर वो वांग जी को इग्नोर करके लेट जाता है। वांग जी शाय करता है और फिर वो विंग के पास आता है। विंग को लगता है कि शायद तक वांग जी उसे उठाने वाला है, इसीलिए वो और भी ज्यादा टाइटली कंबल को पकड़ लेता है। बट वांग जी उसे उठाता नहीं, वो तो उसके बगल में ही जाकर उसे हक करके लेट जाता है। विंग शॉक था। वांग जी कहता है, मेरे बॉबे को जो पसंद है वो करेगा, मैं उसे फोर्स नहीं करने वाला। ये सुनकर विंग शॉक था, बट उसे अच्छा भी लगता है। विंग फिर सो जाता है। वही वांग जी उसके नेक को किस करने लगता है। विंग उसकी बॉडी में गूज़बम्प आ रहे थे क्योंकि वांग जी धीरे धीरे से उसके नेक को किस कर रहा था, उसकी बॉडी पे हाथ चला रहा था। विंग उसके हाथों को साइड करते हुए कहता है, मैं अभी खाना खाया हूँ, ये सब मत करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं क्या करूँ, तुम्हें देखते ही मैं पागल हो जाता हूँ। ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, तो क्या दिन रात करते रहोगे, मैं भी इंसान हूँ। ये सुनकर वांग जी का मुंह बन गया था, बट वो कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें हक कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? ये बोलकर वो उसके हाथों में मारता है जो विंग के नीचे एरिया को छू रहा था। वांग जी कहता है, क्या करूँ, मेरा हाथ है जो काबू पे नहीं रहता। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, तुम्हारे हाथ खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या करूँ, तुम्हें देखते ही मेरा कंट्रोल मुझसे लूज हो जाता है। ये सुन विंग फिर से अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, तो ठीक है, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाता हूँ। ये सुन वांग जी उसे फिर से बेड पर लेटा देता है और कहता है, ओके ओके ठीक है, नहीं टच करूँगा, पर मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना। ये सुनकर विंग भी अपना मुंह बनाता है और फिर वो लेट जाता है। वांग जी भी उसके पास ही लेटा हुआ था, बट उसने विंग को बहुत ही टाइटली कैच करके रखा हुआ था, जिससे विंग को सफोकेशन तो हो रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है ये वांग जी पागल है, वो विंग की बात कभी नहीं मानेगा। इसीलिए विंग चुपचाप मन मार के सो जाता है। बट उसे अच्छा भी फील हो रहा था कि कोई तो है जो उसके लिए इतना पागल है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन वो लोग फिर से लैन क्लैन के लिए निकल चुके थे। लैन क्लैन में वांग जी ने सिर्फ अपनी गगा को ही बताया था कि वो शादी करने वाला है और उसने शादी भी कर ली है। उसके गगा को कोई भी आपत्ति नहीं था, बट उसके जितने भी एल्डर्स थे, जब उनको लैन सीजन ने बताया तब बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था। लान वांग जी कैसे शादी कर सकता है अपने गगा से पहले, और वो भी बिना अपने एल्डर्स को बताए, इतना फोर्सफुली, इतना सडन कैसे वो शादी कर सकता है? क्या वांग जी यहाँ के नियम को तोड़ना चाहता है? क्योंकि यहाँ का नियम है सभी एल्डर्स, सभी जितने भी बड़े इंसान हैं उसके सामने ही शादी की जाती है। बट वांग जी ने ये नियम तोड़ा, इसलिए सभी गुस्साए हुए थे और वो वांग जी के आने का वेट कर रहे थे। कुछ ही घंटों में वांग जी भी वहाँ आ चुका था। वांग जी जब वहाँ आता है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। कई लोग तो जलस भी फील कर रहे थे क्योंकि वो वांग जी के क्रश थे, या कहूँ तो वांग जी के ऊपर उनका क्रश था। वो चाहते थे कि वांग जी के साथ वो शादी करे या फिर अपने बच्चों की शादी वो वांग जी से कर पाए। बट यहाँ तो उनके पूरे पानी ही फिर गया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल भून रहे थे। वो विंग को देख रहे थे। वांग जी जब ये फील करता है कि सब लोग विंग को घूर रहे हैं तो वांग जी एक लुक देता है जिससे सभी लोग अपनी अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। वही विंग मुंह बनाते हुए सभी कुछ देख रहा था। यार, ये कैसी जगह है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है,
हाँ, ये सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, हद से ज़्यादा सुंदर है, बट इतनी शांत। उसे लग रहा है कि वो किसी मंदिर पे आ गया है। इतना शांत कोई घर रह सकता है? एक विंग का घर है जो हमेशा ही चहल-पहल में रहता है, हमेशा ही बच्चों की किलकारी गूंजती रहती है। बट यहाँ तो छोटे-छोटे बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाया गया है। वो तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे। ये देखकर विंग कहता है, ये कैसा घर है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट कोई बात नहीं विंग, अब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हारी शरारतों से सब कुछ बदल जाएगा। जहाँ विंग हो वहाँ शरारतें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात सुनकर कुछ डिसिपल जो उसके पीछे चल रहे थे वो हंसने लग जाते हैं। वहीं वांग जी भी मुस्कुरा रहा था अपने इस क्यूट से बाउबे की ये सब बातें सुनकर। वहीं एल्डर्स जो गुस्से में सामने खड़े हुए थे वो वांग जी और विंग को देखते ही गुस्से में कहते हैं, वांग जी ये क्या है? तुमने हमें बिना बताए शादी कैसे कर ली? ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को ग्रीट करता है और कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यार को भी कोई मुझसे छीन ले। ये कहते हुए वो अपने अंकल को घूर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंकल भी किसी इंसान से प्यार करते थे। बट वो अपने राज्य, अपने क्लैन, अपने रूल के कारण उस इंसान को कभी कह नहीं पाए और उसकी विवाह हो गया, उनकी शादी हो गया। उसके बाद उसके अंकल ने कभी भी दोबारा शादी नहीं की। वांग जी की बात सुनकर लैन कुरैन को थोड़ा सा शौक लगता है, क्योंकि पहली बार वांग जी ने इस बारे में बात किया था। वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वो शान को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने शादी कर ली। मैं एक पल की भी वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरा इंसान मेरे विंग को देखे। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता। लैन कुरैन शाय करते हैं और फिर वो वहां से चले गए थे। वांग जी विंग को लेकर अंदर की तरफ जाता है। विंग चारों तरफ देख रहा था। ये जगह बहुत सुंदर है, हद से ज़्यादा सुंदर है। जगह जगह पेड़ पौधे, जगह जगह बहुत सारे लोग, साथ ही यहाँ के घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बट विंग को एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो था यहाँ की शांति। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी मॉन्क के घर पे आ गया है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बट कोई बात नहीं, विंग है ना, सब कुछ बदल के रख देगा। ये सोचते हुए विंग आगे बढ़ता है। कुछ ही टाइम में वांग जी विंग को अपने जिंगशी में लेके आता है। जिंगशी की हालत देखकर तो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। पूरे जिंगशी में हर एक सामान, हर एक चीज़ अपनी जगह पे था। कोई भी सामान इधर से उधर नहीं था। और वहीं विंग का सामान, यानी कि विंग का रूम, वो तो बिखरा हुआ, एक भी जगह पे सामान मिलता ही नहीं था। हर बार उसके सर्वेंट उसे तैयार करते थे, उसे मतलब उस रूम को अच्छे से प्रिपेयर करते थे, बट विंग हमेशा बिगाड़ देता था। बट यहाँ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके रूम को बिगाड़े। वहाँ यहाँ तक कि वांग जी भी इस रूम को नहीं बिगाड़ता है, अपना सामान अपनी जगह पे ही रखता है। उसके रूम में कोई भी सर्वेंट नहीं आता। हाँ, ज़्यादा सर्वेंट बिल्कुल नहीं आते। जब वांग जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है या युद्ध में जाना पड़ता है, तभी कोई सर्वेंट आकर उसके रूम को क्लीन करता है, नहीं तो वांग जी खुद ही अपने रूम को क्लीन कर लिया करता है। वांग जी ज़्यादा लोगों को अपने रूम में अलाउ ही नहीं करता। बट आज उसने विंग को अपने रूम में लाया है, क्योंकि वो विंग को लाना चाहता था। उसकी मदर की मौत के बाद वांग जी किसी भी ओमेगा से इतना अटैच ही नहीं था, किसी भी इंसान से नहीं। हाँ, उसके गागा और उसके अंकल आया करते थे, बट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, रहने के लिए नहीं। बट अब विंग उसके साथ रहेगा। अब वांग जी को खालीपन नहीं लगेगा। हाँ, अपनी मदर के जाने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खाली महसूस करता था, बट अब नहीं। हर पल कोई उसके साथ रहेगा, हर पल उसे काम फील होगा, हर पल उसे शांत फील होगा, क्योंकि पहली बार उसकी मदर उसे शांत करवाती थी। उसके फेरोमोन वांग जी को काम फील करवाते थे। उसके बाद तो कोई भी ऐसा था ही नहीं जो वांग जी को शांत फील करवा सके। बट विंग के फेरोमोन
उससे वांग जी अपनी मदर के फेरोमोन जैसा फील करता है, जैसे उसके मदर के फेरोमोन उसे शांत करवाते थे, वो उसे क्रेजी करवाते थे, वैसे ही विंग का फेरोमोन है। आज विंग को अपने रूम में लाकर वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं विंग उस रूम में एंट्री करता है। वांग जी सभी सर्वेंट को वहां से जाने को कहता है। उसके बाद वांग जी विंग को अपना पूरा रूम दिखाता है। विंग बस चुपचाप सारे रूम को देख रहा था। वांग जी उसे पीछे से हक करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मेरी मदर के जाने के बाद इस रूम में किसी ने भी एंट्री नहीं किया। मैं किसी को अलाउ भी नहीं करता था क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं था। बट अब तुम मेरी मदर की जगह हो विंग। प्लीज़ मेरे इस घर को अच्छे से रखना क्योंकि ये मेरी मदर की आखिरी निशानी है मेरे लिए। ये सुनकर विंग थोड़ा सा भावुक हो जाता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी उसके गालों पे किस करता है। वो कहता है, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके। ये सुनकर विंग धीरे से अपना सर नोट करता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था। वहाँ बहुत सारी किताबें थी, युद्ध के रिकॉर्डिंग और साथ ही ज्ञान के, लैंड क्लैन के रूल के, मेडिटेशन के, बहुत सारी किताबें थी। विंग हर एक चीज़ को देख रहा था। सबसे लास्ट में म्यूज़िक की किताबें थी, जिसे देखते ही विंग की आंखें चमक उठी थी क्योंकि उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है। और ये म्यूज़िक की किताबें वांग जी की मदर की थी क्योंकि ये रूम तो वांग जी की मदर का ही था। उनके जाने के बाद ही वांग जी ने इस कमरे को अपना बनाया था। विंग उस किताब को खोलता है, उसे पढ़ने लगता है। उसे पढ़ते पढ़ते विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे धुन लिखे हुए थे। विंग सोचता है कि वो एक बार तो इन सारे धुन को बजाएगा। फिर क्या, विंग उस बुक को पढ़ते पढ़ते ही वहीं पर कब सो गया पता भी नहीं चला। शाम को वांग जी घर वापस आता है। जब वो देखता है कि विंग कैसे अनकंफर्टेबल बैठे हुए ही सो गया है और उसके हाथों में उसकी मदर की उस म्यूजिक बुक को जब देखता है, तो वांग जी उस बुक को उठाता है। उस बुक में उसकी मदर की बहुत सारी यादें हैं क्योंकि उसकी मदर ने बचपन से, जब से उन्होंने होप संभाला था, तब से उसमें अपनी बहुत ही सारी म्यूज़िक की कलाएँ लिखी हुई है, म्यूज़िक की धुन लिखी हुई है। वांग जी को भी इस म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अब विंग भी इसे देख रहा है। इस बात से वांग जी को भी अच्छा लगता है। फिर वो साइड उसे रखता है और फिर वो विंग को उठाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, चलो शाम हो गई है, कुछ खा लो। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। शाम हो गई है? विंग इधर उधर देखता है। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, चलो उठो। ये बोलकर वो विंग को गोद में उठा लेता है। विंग शॉक था। वो कहता है, क्या कर रही हो, नीचे उतारो। बट वांग जी बिल्कुल नहीं उतारता और वो वॉशरूम ले जाता है। अपने हाथों से ही फ्रेश अप करवाता है। फ्रेश अप करने के बाद वो बाहर हॉल में आता है जहाँ पर वांग जी और विंग के लिए खाना पहले से ही प्रिपेयर रखा था। वांग जी विंग को साइड में बैठाता है और फिर अपना भी बैठकर वो विंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। विंग कहता है, मैं खा लूँगा, बट वांग जी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने हाथों से ही वो विंग को खिलाने लगता है। विंग पहले तो ना नुकुर करता है, बट फिर वो वांग जी के हाथों से खाने लगता है। वांग जी के क्लैन में बातें करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बट विंग चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से वांग जी मुस्कुराता है और वो विंग के बालों को साइड करते हुए कहता है, विंग, आज तुम पहली बार लैंड क्लैन आए थे। सारे एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते थे, बट तुम सोए थे, जिस वजह से मैंने तुम्हें नहीं जगाया। बट कल हम मिलने चलेंगे, तुम मिलोगे ना? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। क्या सारे एल्डर्स उससे मिलना चाहते थे? ओह नो! अगर ऐसा है तो सारे लोग उससे कितना नाराज़ होंगे। उसने एल्डर्स को नाराज़ जो कर दिया है क्योंकि उसकी मदर ने पहले ही समझा रखा था। चलो भाई, शादी फोर्सफुली हो गई तो हो गई, बट शादी के बाद उसकी फैमिली यानी कि वांग जी की फैमिली के सारे एल्डर्स को विंग को अच्छे से ट्रीट करना है। भले ही कैसी भी शादी हुई हो, बट रिश्ता तो बन गया है तो विंग को उसे निभाना भी पड़ेगा।
उसकी मदर ने उसे साफ साफ समझा रखा था कि एल्डर्स के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव ना करना और साथ ही उनकी सारी बातें मानना और पहले ही दिन सभी को ग्रीट करने भी जाना। बट विंग सो गया था, जिस वजह से उसे तो ध्यान भी नहीं रहा। विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था, जिसे देख वांग जी उसे शांत करता है और कहता है, परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर विंग कहता है, बट मैं नहीं गया, यहाँ तो कितने सारे रूल है, अगर उन्होंने मुझे पनिश किया तो मुझे पनिशमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी उसके बालों को हल्का हल्का सा कैरेस करते हुए कहते हैं, घबराओ मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि लान वांग जी के प्यार को टच भी कर सके। ये सुनकर भी वांग जी को देखता है, उसके आंखों में हल्का सा नमी था और साथ में वांग जी के लिए थोड़ा सा प्यार भी। और इसी में हमारा ये एफएफ का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, कल पक्का आएगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।